हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री पाठशाला बाई अनुराग त्रिपाठी सर। तो आज हम आप लोगों को इस सेशन के रिवीजन के अकॉर्डिंग चैप्टर 4 इस साल जो फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, इसका 1 मार्क्स क्वेश्चन का रिवीजन लेके आए हैं। वीडियो पूरा देखें और लास्ट तक देखें, समझ में आएगा। जिन बच्चों का पढ़ा होगा उन्हें बहुत अच्छा समझ में आएगा। रिवीजन के लिए ये वीडियो है, तो हम शुरू करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट in individual time is called rate of reaction. Show the formula of rate of reaction. Show the formula of rate of reaction is change in concentration. Change in concentration can be says delta x upon delta t is equal to r. Here r is equal to rate of reaction. You know, if change in concentration change in concentration is mole liter inverse upon टाइम को सेकेंड में मेजर करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लेके चलते हैं। राइट द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। लेकिन अगर हम यही केमिकल रिएक्शन गैसियस मान लें तो उसके लिए यूनिट क्या होगी? मोल लीटर इनवर्स की जगह अपन रख देंगे एटीएम प्रेशर में मेज़र करेंगे गैस के लिए, एटीएम सेकेंड इनवर्स हो जाएगी। ओके, एटीएम सेकेंड इनवर्स। सेकेंड, the constant of any chemical reaction is mainly depend on which factor? Answer is temperature. मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन का कांस्टेंट है जो मेनली किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है बेटा? टेम्परेचर पे। नेक्स्ट चलते हैं। राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सर ये जीरो ऑर्डर क्या है? तो आपको थोड़ा बता दें। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको एक मैंने फार्मूला बताया था मेन वीडियो में, आप मेरा देख सकते हो, चैप्टर 4 का वीडियो पढ़ा है। कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू कंसंट्रेशन, एक मिनट, यस बताता हूँ मैं क्या करना है आपको, कैसे निकालना है सबके लिए। तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन पावर n। हियर n क्या है? ऑर्डर रिएक्शन। अगर ज़ीरो का पूछते हैं तो यहाँ पर हम ज़ीरो कर देंगे, n की जगह पावर के फॉर्म में ज़ीरो कर देंगे। कंसंट्रेशन मैंने अभी बोला था, मोल लीटर इनवर्स ले लेंगे, टाइम सेकेंड ले लेंगे। और मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने समझाया है कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जीरो ऑर्डर का निकालेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आंसर निकलेगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। लेकिन अगर हम निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो ओनली क्या निकलेगा? सेकेंड इनवर्स। और जीरो ऑर्डर के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। शुड बी लर्न, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। राइट द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पर आ जाएगा आर नॉट माइनस आर अपॉन टी इज इक्वल टू के। यहाँ पर आर नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर, और ओनली आर क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ आर। सो आर नॉट माइनस आर अपॉन टी is equal to k. Here means of t is time. You know means of t is time. आगे बढ़ते हैं। ये ज़ीरो ऑर्डर का था, हम फर्स्ट ऑर्डर का देखते हैं। इंटीग्रेटेड इक्वेशन। सो k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी ln का मतलब नेचुरल लॉग r नॉट अपॉन r,
और इसे हम क्या, आपको बेटा मैंने बताया था, हम ln को कभी भी log 10 में चेंज करते हैं तो 2.303 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.303 का। तो यहाँ देखो ध्यान से, तो क्या आ जाएगा यहाँ, एक मिनट, यस, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, लॉग आ गया। यहाँ ln था, यहाँ क्या आ गया, log। यहाँ पर देखो 1 था, 1 में मल्टीप्लाई किया तो 2.303 आ गया। ओके, शुड बी लर्न, तो ये ध्यान रखेंगे, k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी ln r नॉट अपॉन r। अगर हम इसे चेंज करेंगे तो 2.303 अपॉन टी लॉग r नॉट अपॉन r, ये आ जाएगा। आता है समझ में? यस, ये बड़ा केवल रिवीजन वीडियो है, जिन स्टूडेंट्स का पढ़ा हुआ होगा उन्हें समझ में आएगा। इसका मैंने एक वन शॉट वीडियो भी डाला है चैप्टर 4 का, आप चाहो तो देख सकते हैं हमारे पुराने वीडियो में, सर्च कीजिए मिल जाएगा, केमिकाइनेटिक्स का। आता है बेटा हाफ लाइफ इक्वेशन जीरो ऑर्डर के लिए, तो जीरो ऑर्डर के लिए टी आप इज इक्वल टू निकलता है r0 अपॉन 2k। अगर हम डेरिवेट करेंगे तो टी आप इज इक्वल टू r0 अपॉन 2k, ये निकलता है। ओके, और अगर हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का निकालें तो 0.693 अपॉन के। अब यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं, क्या कि जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ जो है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, बट फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? डेरिवेशन में देखिए कि कांस्टेंट पे तो करता है लेकिन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। बट हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये टी हाफ आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि इस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, ध्यान रखेंगे, अच्छे क्वेश्चन है ये बहुत। अगला आता है राइट दी आर्हेनियस इक्वेशन। ये इक्वेशन लिखने को आएगा, ये लिखा हुआ है, लिखने का तरीका सीख लो। के इज इक्वल टू ए ई पर पावर, यहाँ लिखना बेटा, यहाँ माइनस ई ए अपॉन आर टी। ओके, ये इस तरह से लिखना, नहीं तो नंबर कट जाएगा। ए क्या है? एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। ई ए क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। आर गैस कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। ओके, आगे चलते हैं, 10 क्वेश्चन पे आ गए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फॉर एनी रिएक्शन इफ के इज इक्वल टू, के का मतलब कांस्टेंट, 2.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, इस चीज़ को पकड़ो। देन विच टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन बताया था कि सेकेंड इनवर्स किस ऑर्डर का यूनिट होता है? फर्स्ट ऑर्डर का। तो यहाँ कुछ नहीं करना बच्चों, केवल ये यूनिट देखना है, केवल ये यूनिट देखना है, ये यूनिट क्या दिया गया है और ये किस ऑर्डर के लिए है, ये ऑर्डर निकालना है। तो आंसर लिख दीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, यस। 11th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्टिवेशन एनर्जी पर व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट अगर मिला दें तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। अगर हम टेम्परेचर रेज कर दें तो भी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। जानते हो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? बताता हूँ मैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। मेरा पुराना वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा, फिर भी मैं बोल देता हूँ। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो बीच में एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, अनस्टेबल होता है, भले ही कितना भी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बने लेकिन बनेगा ज़रूर। आता है मतलब उसे ना तो हम रिएक्टेंट कह सकते हैं ना प्रोडक्ट कह सकते हैं। ओके, तो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इंटरमीडिएट लास्ट में ग्राफ दे के बताया गया अपनी बुक में। तो वो ग्राफ क्या बताता है कि किसी में अगर हम टेम्परेचर रेज कर दें तो वो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो उसकी डिक्रीज हो जाती है। अगर हम कैटलिस्ट मिला दें तो भी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो शुड बी लर्न, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कैटलिस्ट मिलाएंगे तब तो सर एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए,
नहीं, डिक्रीज होती है। कैटालिस्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीज होगी। और अगर टेम्परेचर रेज कर देंगे तब भी डिक्रीज होगी। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है और जो काइनेटिक एनर्जी है टेम्परेचर से वो इंक्रीज होती है। यस, दिस पॉइंट इज वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। On increasing temperature, the activation energy get decrease while kinetic energy get increase. Okay, activation energy decrease, kinetic energy increase on increasing the temperature. Okay, question number 12 देखिए। The half life for first order reaction does not depend on which factor। अभी मैंने ऊपर बोला था concentration of reactant, अभी मैंने ऊपर बोला था देखो हाफ लाइफ है किसका, फर्स्ट ऑर्डर का। क्या पूछ रहे हैं, किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, तो मैंने लिखा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट फॉर एनी रिएक्शन, वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया था किसी का भी रेट कांस्टेंट हाफ लाइफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ मैं एक बता दूंगा, आपको कंफ्यूज हो रहे होगे। ये हाफ टाइम है, अगर मैं इसे यहाँ पर ले जाऊँ तो बोलो रेट कांस्टेंट यहाँ आ जाएगा या नहीं, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। इनवर्सली, अरे अभी मैंने बताया था एक सेकेंड, टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2k। तो k कहाँ है, इसमें नीचे है, के नीचे यहाँ टी हाफ है, तो ये क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरा देख लो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या निकला था, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, फिर अपॉन के आ गया। ये देखो, तो ध्यान रखने वाली बात है, मैं क्वेश्चन ये बनाया है कि रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ में क्या रिलेशन है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। एक रिएक्शन दी है, इसमें सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं। C12H22O11 प्लस H2O कन्वर्ट्स इनटू C6H12O6 प्लस C6H12O6, इट इज़ द हाइड्रोलाइसिस। तो ये पूछ रही है ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो याद रखना बेटा, मैंने बताया अपने कई वीडियो या लेक्चर में कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस होता है तो वहाँ वाटर की कंसंट्रेशन चेंज नहीं मानते। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन दिखती तो सेकेंड ऑर्डर की हैं, सीम तो होती हैं सेकेंड ऑर्डर की, बट एक्चुअली ये फर्स्ट ऑर्डर की होती है। तो दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आता है समझ में, पढ़ा होगा आपने। आगे चलते हैं, 15 क्वेश्चन पे आ गई। द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज मेनली डिपेंड ऑन विच फैक्टर। मैंने अभी ये ऊपर क्वेश्चन भी हुआ था, रेट किस पे डिपेंड करता है मेनली, या तो किस पे करता है, टेम्परेचर पे करता है, या किस पे करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। यही दो मेन फैक्टर हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कह लो या टेम्परेचर लिख देना, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाउ मच इंक्रीजमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बाई इंक्रीजिंग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चैप्टर में टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है ये बताता है कि किसी केमिकल रिएक्शन की टेम्परेचर अगर हम 10 डिग्री रेज कर दें तो उसका जो रिएक्शन या रेट कांस्टेंट है वो 2 to 3 टाइम्स अप्रॉक्सीमेट 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में लॉ ऑफ एक्टिव मास, गोल्डबर्ग एंड बागे ने बताया था। तो वो क्या बताता है लॉ, कि रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो वही तो मैंने लिख दिया यहाँ, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। इसका मतलब कंसंट्रेशन जितनी इंक्रीज होगी रेट भी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, और कंसंट्रेशन जितनी डिक्रीज होगी रेट भी उतनी ज़्यादा डिक्रीज होगी। ओके,
अरे रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो कंसंट्रेशन ऊपर है तो जो ऊपर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो फ्रैक्शन में नीचे होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्टूडेंट्स याद रखो बेटा, समझदार बनो। आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन आ गया 18, ये 8 लिख गया यहाँ गलती से, ये यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 ये वाला। ठीक, चलते हैं। What do you mean by molecularity of reaction? That's very important. The species का मतलब जो atoms है, molecules है और ions हैं, which takes participate in chemical reaction and must colloid simultaneously to form product। मतलब कोई एक केमिकल रिएक्शन है, किसी भी टाइप की हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो या एलिमेंट्री हो, उसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उनके टोटल नंबर वो कहलाते हैं मॉलिकुलरिटी। तो ऑर्डर किसे बोलते हैं, ऑर्डर बेटा बोलते हैं कोई एक रेट लॉ एक्सप्रेशन है तो उसमें जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उनके ऊपर जो पावर लगा है दैट इज ऑर्डर रिएक्शन। सर समझ में नहीं आया, मैं बोलता हूँ थोड़ा। मैंने लिखा अभी, मैंने आपको बताया था पुराने वीडियो में, एक सेकेंड रुकना। यस, R इज इक्वल टू के इंटू ए की कंसंट्रेशन पावर m और B की कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट को कैसे बोलते हैं n। तो इसकी अगर मैं ऑर्डर निकालूँ इसका, तो इसका टोटल ऑर्डर निकलेगा m प्लस n। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पूरा जो इक्वेशन है, ये वाला, ये जो इक्वेशन है, इट इज़ रेट एक्सप्रेशन, रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन जानते हो, जिसमें R और K का रिलेशन आता हो। ए क्या यहाँ रिएक्टेंट है, बी क्या यहाँ रिएक्टेंट है, ए की पावर m, बी की पावर n, m क्या यहाँ जितनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, तो m प्लस n हेयर टोटल ऑर्डर रिएक्शन। ये बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क्स में आता है, 2 में आता है। वो आपको एक रेट लॉ एक्सप्रेशन देंगे, उसमें जो पावर्स लगी हैं उनका सम कर दो, तो दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, याद रखना। तो आगे चलते हैं। एक 19 क्वेश्चन है यहाँ, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। बहुत ही ईजी है, मैं ऊपर बोल चुका हूँ। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल होगा, तो देख लीजिए उसे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछ दिया, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। रस्टिंग ऑफ आयरन किस टाइप की रिएक्शन है, थोड़ा मैं आपको बता दूँ। इस चैप्टर की शुरुआत में, इस चैप्टर शुरुआत में आता है कि रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं। तो उसमें एक आता है फास्ट रिएक्शन, जिसे इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, वेरी स्लो रिएक्शन, डेड स्लो रिएक्शन। एक आती है एवरेज या मॉडरेट रिएक्शन। तो बड़ा रस्टिंग ऑफ आयरन का टाइम क्या मैनेज कर पाओगे, कितनी देर में जंग लग गई लोहे में, रस्टिंग हो गई, नहीं ना। तो ऐसी रिएक्शन वेरी स्लो है। ऐसे ही कोल फॉर्मेशन, कोयले का बनना, पेट्रोलियम का फॉर्मेशन, ये सब बहुत डेड स्लो है, इनके लिए केमिकल काइनेटिक्स इंप्लीमेंट नहीं होती। 21 क्वेश्चन देखिए, द केमिकल रिएक्शंस विच अकर इन वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। वही क्वेश्चन आ गया, वो इंस्टेंटेनियस होती हैं, जो 10⁻⁻12 सेकेंड से भी कम टाइम में हो जाती हैं, बहुत ही फास्ट होती हैं, बहुत ही फास्ट। जितनी भी आयोनिक रिएक्शंस हैं, आयंस के बिटवीन होती हैं, जितनी भी आयोनिक रिएक्शंस हैं जो आयंस के बिटवीन होती हैं, वो इंस्टेंटेनियस होती हैं, सुपर डुपर फास्ट होती है। ठीक है, जिनकी रेट के लिए हम डी साइन यूज़ करते हैं, एवरेज के लिए डेल्टा यूज़ करते हैं, फास्ट या स्टेडी के लिए डी यूज़ करते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू रेट, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू रेट। आता है समझ में। तो 22 क्वेश्चन पे आ गए। दी चेंज इन कंसंट, बहुत ही ईजी है, तो कुछ नहीं लिख दिया। दी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन वेरी शॉर्ट टाइम। वेरी शॉर्ट का मतलब बहुत ही कम टाइम में, तो इसे क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अगर यहाँ वेरी शॉर्ट टाइम नहीं लिखा होता तो हम केवल रेट ऑफ रिएक्शन लिख देते, लेकिन वेरी शॉर्ट टाइम लिख दिया है तो आपको आंसर में इंस्टेंटेनियस लिखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। 23rd क्वेश्चन देखिए, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। देखो 22 को क्लियर करने के लिए मैंने 23 वाला क्वेश्चन बनाया है, उसमें मैंने वेरी शॉर्ट टाइम नहीं लिखा, तो यू कैन राइट हियर रेट ऑफ रिएक्शन और ऑल्सो कैन राइट हियर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। आता है समझ में। 22, 23
क्या डिफरेंस है? एक में वेरी शॉर्ट टाइम लिखा है, देखिए, एक में वेरी शॉर्ट टाइम लिखा है, इसमें टाइम नहीं लिखा, तो मैंने क्या लिख दिया? इंस्टेंटेनियस। इसमें क्या लिख दिया? रेट ऑफ रिएक्शन, या और कैन बी सेज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, 24 क्वेश्चन देखिए, हाउ टू डिटरमाइन द रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। भैया राइट द नेम ऑफ दिस स्टेप। तो कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन जानते हो, जो एक सिंगल स्टेप में पूरी नहीं होती है, 2 और मोर देन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो ऐसे में रेट डिटरमाइन कैसे करें सर, किस स्टेप पे करें? तो ध्यान रखना, उन 3 स्टेप में जो सबसे स्लो स्टेप हो, जो सबसे स्लो स्टेप हो, दैट इज रेट डिटरमाइन स्टेप, द स्टेप इन विच फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस। ओके, जो सबसे स्लो होगा दैट इज कॉल्ड रेट डिटरमाइन स्टेप। आगे चलते हैं 25 क्वेश्चन में। द केमिकल रिएक्शन हुज रेट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिप्रेजेंट विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसकी रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। आंसर जीरो ऑर्डर इज करेक्ट आंसर। 26, ये 26 कहने को ये 27 क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन थे यहाँ पर को केवल। द केमिकल रिएक्शंस विच हैज 1 ऑर्डर। भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसी केमिकल रिएक्शन को पता करना है जिसका ऑर्डर तो 1 हो लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो, 2। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था आपको, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो सीम्ड तो हो रही हैं सेकेंड ऑर्डर की, बट वो एक्चुअल में किसकी है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, या एनी हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोलाइसिस है तो वाटर की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। आता है समझ में? तो ये और भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर शॉर्ट वीडियो बनाया है, फिर भी काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, पूरा वीडियो देखिए। अगला नेक्स्ट चैप्टर का भी इस तरह का आपको मिलेगा। इससे क्या आपका रिवीजन हो जाता है, अच्छा थोड़ा सा समझते रहेंगे, अपने आप में जज करते रहेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।